Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अजर अमरजी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 7 फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1. लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 57. लास्ट हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से चौरी चौरा जो जगह थी यहाँ पर आपको 7.5 फिगर में उसका एक छोटा सा पिक दिखा हुआ है, साइट ऑफ द ट्रेजेडी, जहाँ पर 22 पुलिस मैन को जला दिया गया था. बिकॉज ऑफ दिस एक्ट वायलेंस, ये जो वायलेंस वाला जो एक्ट हुआ था क्योंकि फार्मर के साथ गलत हुआ था, तो गांधी जी ने इसी बेसिस पे फिर ये वायलेंस देखकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया था इमीडिएटली. लेट्स कंटिन्यू. आफ्टर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ इन द रिमोट रूरल एरियाज. जैसे ही उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जैसे विड्रॉ कर दिया, उसके बाद उन्होंने सिर्फ जो छोटे छोटे रिमोट रूरल एरियाज थे, जो गांव थे, उधर फोकस ज़्यादा किया. The social reforms propagated in the middle of the 20th century helped Gandhi ji to earn more trust and faith of the people. और जब वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, जो 20 सेंचुरी का मिडल सेंटर हुआ था, उस टाइम पर गांधी जी ने लोगों का विश्वास जीत लिया था, भरोसा जीत लिया था, और उस वजह से लोग उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे. गांधीयन आइडिया स्टार्टेड यूनाइटिंग द पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. गांधी जी की जो आइडियाज़ थी, जिसको हम गांधीयन आइडियाज़ कहते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करने लगी, एक यूनिटी बनाने लगी. अलग अलग लोग थे, कोई रिच, कोई पुअर, कोई अलग अलग कास्ट के, तो उन लोगों को गांधी जी ने अपने आइडियाज़ से एक कर दिया. Other two major developments of this period are the establishment of Indian Communist Party and the RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. यहाँ पर इसके बाद ये जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया, उसके बाद दो मेजर डेवलपमेंट किए थे, दो चीज़ें एस्टैब्लिश की थी. एक था इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. दिस पार्टीज एनविशन द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन क्वाइट अ डिफरेंट वे. और ये पार्टीज़ का मोटिव था कि फ्यूचर ऑफ इंडिया किस तरीके से हमें बनाना है और हमें यंगस्टर्स को कैसे प्रमोट करना है. तो यहाँ पर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने के बाद ये कुछ चीज़ें वर्कआउट की गई थी. लेट्स सी ऑन पेज नंबर 58. नेक्स्ट टॉपिक, साइमन कमीशन 1927. The British government sent Simon Commission under the chairmanship of Sir Simon to investigate the progress of the governance scheme introduced under the Government of India Act 1919 and suggest new steps for reform. यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जो सर साइमन थे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर भेजा था, और उस जो सर साइमन थे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आए थे, वो ये देखने आए थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था 1990 में, उसका कितना प्रोग्रेस हुआ, और प्रोग्रेस होने के बाद उसके अंदर और कौन से स्टेटमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते, कौन से नए स्टेप्स ले सकते हैं इस मूवमेंट में. दिस कमीशन हैड टू डिसाइड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड स्टिल डिड नॉट हैव अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया. अब ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था 1919 में, तो उसके जो भी सर साइमन आए थे इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसमें ये देखा गया था, इस कमीशन में डिसाइड करना था कि इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, यानी इंडिया में फ्यूचर में जो पॉलिटिक्स में कौन कौन रहेगा, कौन रूलिंग करेगा और किस तरीके से करेगा. बट ये डिसाइड करने से पहले इंडिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी मेंबर इस कमीशन में ज्वाइंट नहीं था. दिस मेड द पीपल फ्यूरियस एंड इंसल्टेड. और इसी वजह से लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगी, क्योंकि जो भी कमीशन बनाया गया था वो इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिपेंड करते हुए बनाया गया था, लेकिन इंडिया के ही कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे. इस वजह से लोगों को इंसल्ट फील हुआ, उनको लगा ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा है. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन. तो जितने भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जो साइमन कमीशन बनाया गया है हम उसको बॉयकॉट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कमीशन रीच इंडिया,
They were welcomed with black flags and slogan Simon go back as a mark of protest. जब साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर्स थे इंग्लैंड से जब इंडिया आए, तब उनको जितने भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ब्लैक फ्लैग दिखाते हुए एक स्लोगन गाया कि साइमन गो बैक। उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो यू कैन सी इन द पिक्चर 7.6 द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन। इन लोगों ने एक बैनर बनाया, उसमें लिखा साइमन गो बैक, और जैसे वो लोग आए तो उनके सामने ज़ोर ज़ोर से साइमन गो बैक, साइमन गो बैक ये प्रोटेस्ट करने लगे। तो ये था साइमन कमीशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बारडोली सत्याग्रह 1928। द ब्रिटिश गवर्नमेंट increased the revenue in Bardoli region by 22%. When the farmers' request was not attended by the government, they decided to launch a सत्याग्रह। यहाँ पर देखो हम देखते हैं कि जो बारडोली सत्याग्रह हो, बारडोली एक जगह का नाम है। 1928 में बारडोली के रीजन में गवर्नमेंट ने रेवेन्यू टैक्स बढ़ा दिया था, 22% कर दिया था। जो फार्मर्स जो भी प्रोडक्शन करते थे उनको पहले कम परसेंटेज पे करने पड़ रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज अ टैक्स, बट 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो परसेंटेज बढ़ाकर 22 कर दिया, जिस वजह से फार्मर्स ने जो भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इतना आप अमाउंट नहीं बढ़ाओ, हम इतना पे नहीं कर पाएंगे। जब गवर्नमेंट ने नहीं सुनी उनकी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सत्याग्रह करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो उस टाइम पर वल्लभ भाई पटेल एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ द सत्याग्रह, और इनके जो लीडर थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। रविशंकर महाराज एंड जुगतराम दवे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द सत्याग्रह, और उनकी हेल्प करने वाले दो लोग और थे, रविशंकर महाराज भी थे और जुगतराम दवे भी थे, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और एक्सटेंड किया इस सत्याग्रह को। Fierce and encouraging speeches of Vallabhbhai Patel made the farmers fearless and they denied paying revenue। और जब वल्लभ भाई पटेल ने अपनी स्पीच दी, उन्होंने फियरलेस स्पीच दी, बहुत अच्छी मोटिवेटिंग और लोगों को एनकरेज करने की जो स्पीच दी, उस वजह से फार्मर्स के जो मन में डर था वो डर निकल गया, और उन्होंने खुला ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल दिया कि अब हम बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल वल्लभ भाई पटेल टू पुणे। अब इसका नतीजा ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वल्लभ भाई पटेल को पुणे बुलाना पड़ा, क्योंकि वो उनके लीडर थे फार्मर्स के। इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फार्मर्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज सेटल्ड जस्टली। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 22% ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया और पहले थोड़ा था, तो दोनों को बैलेंस करते हुए दूसरे फार्मर्स के प्रेजेंट में अमाउंट को थोड़ा कम कर दिया गया और बार्गेनिंग करके सेटल डाउन किया गया। द सक्सेस ऑफ द बारडोली सत्याग्रह अर्न वल्लभ भाई पटेल द टाइटल सरदार, और इसी वजह से उनको यही जो भी सत्याग्रह हुआ था उसके बाद उनको सरदार का टाइटल मिला, और उसके बाद वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं। सरदार पटेल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेगोशिएशन ड्यूरिंग 1945 टू 47 फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। जब ऑलमोस्ट नियरली 2 साल थे 45 और 47 के बीच में, जब आज़ादी की जो जंग लड़ी जा रही थी, उसमें उनका एक बहुत ही अच्छा और बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत ही नेगोशिएट किया, लड़ाई भी लड़ी, लोगों के साथ मीटिंग्स की और सभी लीडर्स को बहुत ही एनकरेज भी किया। He was among the prominent leaders of the freedom struggle from 1918 onwards and became the president of the Indian National Congress in 1931। जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल जो 1918 से जब स्टार्ट हुए थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया था, और हर एक में वो प्रोमिनेंट लीडर साबित हुए अच्छे, और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1931 में वो प्रेसिडेंट भी बने। नाउ लेट्स सी पेज नंबर 59, नेहरू रिपोर्ट 1928। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअली नेहरू रिपोर्ट क्या है। A conference having the representative of all the political parties of India met in Delhi in February 1928। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग हुई थी, जहाँ पर दिल्ली में फरवरी 1928 को इंडिया के सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स यानी रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मीटिंग अटेंड की। A committee was formed under the chairmanship of Motilal Nehru in order to frame our constitution। एक कमेटी बनाई गई थी क्योंकि आज़ादी के दिन बहुत नज़दीक आ रहे थे। लोगों ने सोचा, अभी उन लोगों ने सोचा कि हमें कुछ तो करना है हमारे देश के लिए, किस तरीके से हमें अपने देश को चलाना है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। और ये जो बनाने का कमेटी बनाने का जो मोटिव था, क्योंकि उसको संविधान से रिलेटेड, मतलब संविधान में क्या क्या चीज़ें डालनी है उसके रिलेटेड उनको वो कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन करना था। दिस कमिटी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज। अब ये कमिटी में एक ड्राफ्ट बनाया गया, एक लॉ थे, उसके अंदर बहुत सारी पॉइंट रखी गई जो हर पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के जितने भी थे सब आसानी से एक्सेप्ट कर ले। इट केम टू बी नोन एज नेहरू रिपोर्ट। और इसी ड्राफ्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनाया गया था उसको कहा गया था नेहरू रिपोर्ट। द मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड दस इट वॉज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट थी, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, शायद उस वजह से मुस्लिम लीग ने ये एक्सेप्ट नहीं किया और इस नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम 1929। फाइनली पूरा रेजोल्यूशन, जो बदलाव आया, चेंजेस आए पूरे कंप्लीट टोटली फ्रीडम के लिए, जो भी उनके अंदर चेंजेस आए, लेट्स सी 1929। द टाइम लिमिट गिवन टू ग्रांट सेल्फ गवर्नेंस टू इंडिया एज पर द नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट में एक डेडलाइन दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमें ये डेट तक और इस ईयर तक हमें अपना सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, यानी हम अपनी कंट्री को खुद रूलिंग करेंगे। Got over Indian National Congress convened a session at Lahore in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru। ये मीटिंग, एक सेशन हुआ था ना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में, एक सेशन की मीटिंग में जो लाहौर में हुई थी दिसंबर 1929 में, और उनके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उसमें वो नेहरू रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी कंप्लीट ग्रांट सेल्फ गवर्नेंस इंडिया को देना है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा गया था। इन दिस कॉन्फ्रेंस अ रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज, दैट इज complete independence, was passed and the tricolor flag was unfurled on the banks of river Ravi at midnight 31st December। फाइनली ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन बनाया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिर्फ इंडियंस ही रूलिंग करेंगे इंडिया की कंट्री पे। फाइनली ये रेजोल्यूशन पास हो गया था। हमारा झंडा, ट्राई कलर का जो फ्लैग है, हमारा नेशनल फ्लैग, उसको लहराया गया था रवि रिवर के पास आधी रात को 31 दिसंबर को 1929 एज अ मार्क ऑफ द पूर्ण स्वराज। और ये एक पूर्ण स्वराज का एक मार्क था कि लोगों को पता चल जाए अब फाइनली हमें अपनी आज़ादी मिलने वाली है। मेंबर्स टुक द ओथ ऑफ कंप्लीट फ्रीडम ऑन 26 जनवरी। फाइनली सबने वहीं पर आधी रात को, जहाँ पर झंडा लहराया था रिवर रवि के पास, वहाँ पर सभी मेंबर्स ने एक प्रतिज्ञा ली, ओथ ली कि अब हम लोगों को प्रॉपर कंप्लीट फ्रीडम 26 जनवरी 1930 तक चाहिए। Hence, to commemorate this day, the Indian Constitution was enforced on 26 जनवरी 1950। और फाइनली जैसे हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते, क्योंकि उसी दिन हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुआ था, संविधान को हमने अपनाया था। इसीलिए वो डेट को किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को सभी रिप्रेजेंटेटिव ने प्रतिज्ञा ली थी कंप्लीट फ्रीडम की, बट नहीं हो पाया था। वो 15 अगस्त 1947 को ही हमें फाइनली मिला, बट फिर भी 26 जनवरी को 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम रिपब्लिक डे एज अ सेलिब्रेट करते हैं। थिंग्स टू नो में देख लेते हैं। महात्मा गांधी हैड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ओनली वंस, दैट इज इन 1924 विच वॉज हेल्ड इन बेलगांव। अब यहाँ पर एक ही चीज़ दी गई है कि गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एक ही बार बने थे 1924 में, जब वो मीटिंग बेलगांव में हुई थी।